नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 ध्वनि। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण को संवेदन कर उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप में भी है, जैसे यांत्रिकी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। पिछले अध्याय में आप यांत्रिकी ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश। आप केवल एक दूसरे से रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अपने ऊर्जा के किसी रूप में उपयोग किया। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किस माध्यम से यह किस प्रकार संचित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। ध्वनि का उत्पादन। उपरोक्त क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न करा सकते हैं? अब एक वर्णित क्रियाकलाप को हम अपने त्वरित त्रिभुज में आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण, खुरचन, रगड़, वायु फूंक करके आपको उसको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु में तेज बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक ध्वनि अनेक वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख से फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की आवाज़ कैसे उत्पन्न करती हैं? ध्वनि का संचरण। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव अथवा पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। ठोस, द्रव, गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तुओं से हमारे कानों तक स्वयं गति नहीं पहुँचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु से संपर्क करने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं और अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं और निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने में पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूलभूत अवस्थाओं में वापस लौट जाते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ध्वनि संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपायमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। इस प्रकार उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में संपीड़न सी कहते हैं। यह संपीड़न कंपायमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपायमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरल कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। उन क्षेत्रों को जहाँ श्रीलंकी की कुंडलियों के पास आ जाती हैं संपीड़न सी, और उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं विरल कहते हैं। आप जानते हैं किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों तथा विरलों के रूप में संचरित होती हैं। अब आप किसी श्रीलंकी में विक्षोभ के संचरण तथा इसकी किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं, लेकिन अपनी विरामावस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं। अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे की अभिलक्षण आवृत्ति, आयाम और वेग। ध्वनि तरंग को गुरुत्वीय रूप से
चित्र 11.6c में दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तित होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उसके औसतन मान के ऊपर नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। चित्र 11.6a-b प्रदर्शित करते हैं जब किसी ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती हैं तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ कम कण आसपास आ जाते हैं। एक वक्र ऊपरी भाग दिखाया गया चित्र शिखर अधिकतम संपीड़न वाले क्षेत्र प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ घनत्व दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरल निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं और इनकी घटती हुई घंटी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वक्र के निम्न भाग से दिखाया गया है। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घंटी को गर्त कहा गया है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे त्वरण कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, उसका त्वरण भी अधिक होता है। इस प्रकार जिस ध्वनि का त्वरण कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। और जैसा कि चित्र 11.7 में दिखाया गया है, विभिन्न आकार आकृति की वस्तुएं विभिन्न आकृतियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न त्वरण की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति में दोनों ओर अधिकतम क्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे साधारणतः ए से निरूपित किया जाता है। जैसा कि चित्र 11.6c में दिखाया गया है, ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुलता हालात इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। यदि हम किसी मेज पर धीरे धीरे चोट मारते हैं तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यदि हम तेज मेज पर जोर से चोट मारते हैं तो प्रबल ध्वनि सुनाई देती है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? ध्वनि की यह गुणवत्ता वह विलक्षण है जो हमें समान तरल प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण को उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं और यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होती है। तरंगे किसी बिंदु जैसे संपीड़न एक विरल द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग को वेग कहलाती है। वेग बराबर दूरी बटे समय। किसी एकांक क्षेत्र से सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता तथा तीव्रता शब्दों का पर्याप्त रूप से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि दो ध्वनियाँ समान तीव्र हो सकती हैं, फिर भी हम दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। विभिन्न माध्यमों की ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि की निश्चित चाल संचरित होती है। किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने में कुछ देर सुनाई देता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल माध्यम से गुणों पर निर्भर करती है जिसमें संचलित होती है। इस संबंध में आपको कुछ कक्षाओं में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की ताप पर निर्भर करता है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में प्रवेश की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी माध्यम से ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में घनित चाल 0 डिग्री सेल्सियस 331 मीटर सेकेंड 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर सेकेंड है। विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। ध्वनि का परावर्तन। किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह पर परावर्तित होती है और प्रकाश परावर्तन
कि उसी नियमों का पालन करती है जिसका अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। परावर्तन सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि की आपतन होने की दिशा परावर्तन होने की दिशा के बीच कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है, चाहे वह पॉलिश किए हुए हों या खुरदरे। प्रतिध्वनि किसी उचित प्रवर्तनांक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं तो ताली बजाएं तो आपको कुछ पश्चात ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अनुसरण किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। जब हम किसी इतनी कम ना हो जाए कि वह सुनाई ना पड़े या बारंबार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है, अनुसरण कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुसरण अत्यंत अवांछनीय है। अनुसरण को कम करने के लिए सभा भवन को छतों पर, दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों, संपीड़ित फाइबर, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। ध्वनि के बहुल परिवर्तन के उपयोग लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी प्रकार के बनाए जाते हैं। ध्वनि सभी दिशा में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है, जैसा कि चित्र 11.10 में दर्शाया गया है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है, शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षाओं तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल में ही सभी भागों में पहुंच जाए, जैसा कि आप चित्र 11.2 में दर्शाया गया है। श्रव्यता का परिसर हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 5 वर्ष तक कम आयु के बच्चों में यह कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं। जो व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसमें कान उच्च आवृत्ति के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपन को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसा कि हम मक्खी के पंखों से कंपन को सुनते हैं। पराध्वनि के अनुप्रयोग पराध्वनियों का उच्च आवृत्ति की तरंगें पराध्वनि अवरोधक की उपस्थिति में एक ही निश्चित पथ पर गमन करती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। साधारणतः ध्वनि जिस तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, दोषयुक्त स्थान से कणों से मुड़कर सूचकांक तक पहुंच जाती है, इसलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। आपने क्या सीखा? कृपया ध्यान दें।